हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है वो 6 दिसंबर से स्टार्ट है। सभी की जो एग्ज़ाम सीटी है वो अलॉट हो चुकी है, बट अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो सभी लोग मुझे ज़रूर बताएं कि सबका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पे पड़ा है। दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम वाराणसी में पड़ा है और हम लोग फर्स्ट पेपर सारे कवर कर रहे थे। चलिए, 2023 के जितने भी फर्स्ट पेपर हैं हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फास्ट रिवीजन है लास्ट टाइम का, इसलिए हम लोग कम बातें करते हुए कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हमारे सारे पेपर्स कवर हो जाएं। और हमने 2023 के फर्स्ट पेपर के पीवाईक्यूज़ हैं जो, उनमें कुछ क्वेश्चंस कॉमन ऐसे नोटिस भी किए हैं लगातार सॉल्व करते हुए कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही जगह से या उसी टॉपिक से बार बार ज़रूर पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने से दोस्तों ये फ़ायदा होता है हमें कि हमें एग्जैक्ट पता होता है कि क्वेश्चन कहाँ से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, किस टॉपिक से कब और कितने क्वेश्चन फंस सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अभी भी लास्ट रिवीजन टाइम है, तो आप लोग लास्ट फास्ट रिवीजन को ऐसे ही कर सकते हैं। सारी जितनी भी पीवाईक्यूज वीडियो हैं आप लोग जाके, इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में जाके ये सारी वीडियोस देखिए और आपका जो लास्ट बिल्कुल क्विक रिवीजन होता है वो इन वीडियोस से हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपनी डीआई। निम्नलिखित तालिका में एक शहर में आईटी, खेल, कॉल सेंटर, विक्रय, बैंकिंग व रसायन नामक 6 भिन्न भिन्न उद्योगों में रात्रि पाली में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण और उनमें महिलाओं का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। शहर में रात्रि पाली में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या 80,500 है और तालिका में प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। दोस्तों, हमारी सारणी देख लेते हैं। रात्रि पाली में कार्यरत व्यक्तियों का उद्योगवार प्रतिशत है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, उद्योग में रात्रि पाली में कार्यरत व्यक्तियों का जो 8,500 में से वितरण या प्रतिशत दिया हुआ है, एक साइड उद्योग दिए गए हैं और दूसरी साइड डिस्ट्रीब्यूशन रात्रि पाली में कार्यरत व्यक्तियों में महिलाओं का वितरण बताया गया दोस्तों इसमें। तो इसमें पहले है आईटी, फिर खेल, फिर कॉल सेंटर, विक्रय, बैंकिंग और रसायन। और इन सब में हमारा ये जो महिलाओं का वितरण है वो बताया गया और ये टोटल में व्यक्तियों का कितना कार्यरत वितरण है वो बताया गया। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, कॉल सेंटर उद्योग में रात्रि पाली में कार्यरत पुरुषों की संख्या का रात्रि पाली में कार्यरत महिलाओं की संख्या से क्या अनुपात है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें टोटल हमारा कितना है, 80,500 है। तो इसमें जो कॉल सेंटर है इसमें व्यक्तियों का कितना है, 32%। दोस्तों, जैसा कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कॉल सेंटर है इसमें टोटल महिलाओं का रात्रि में महिलाओं का वितरण कितना है, 45%। तो अगर दोस्तों महिलाओं का 45% है तो सीधे सीधे हम लोगों को ये समझ में आ जाता है कि पुरुषों का कितना होगा। पुरुषों का उसमें डायरेक्ट नहीं दिया गया है तो पुरुषों का हमें खुद ही निकालना है। तो अगर महिलाओं का 100, टोटल कोई भी चीज़ का जो प्रतिशत है वो अपने आप में 100 होता है। तो अगर 45% महिलाओं का है तो दोस्तों 55% सीधे सीधे पुरुषों का हो जाएगा और दोनों का प्रतिशत हमको 80,500 में से निकालना है। तो दोस्तों, अगर हम सेम संख्या से दो संख्याओं का प्रतिशत निकालते हैं तो लगभग उसका जो रेशियो है वो वही होगा जो उन संख्याओं का रेशियो होता है। तो अगर हम लोगों को 80,500 में से ही दोनों का प्रतिशत निकाल के उनका रेशियो बनाना है। तो अगर हम लोग इसका प्रतिशत नहीं निकाल कर डायरेक्ट इनका रेशियो बनाना चाहें तो भी हमारा आंसर वही आएगा। तो दोस्तों, हम लोग 55 और 45 इन दोनों का रेशियो बना लेंगे और इसको हम लोग 5 से कट करेंगे तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 11:9 आ जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में एक शहर में आईटी, खेल, कॉल सेंटर, विक्रय, बैंकिंग व रसायन नामक 6 भिन्न भिन्न उद्योगों में रात्रि पाली में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण और उनमें महिलाओं का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। शहर में रात्रि पाली में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या
80,500 है और तालिका में प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। दोस्तों इसमें पूछा गया सभी उद्योगों को मिलाकर रात्रि पाली में कार्यरत महिलाओं की अनुमानित औसत संख्या क्या है। तो दोस्तों हमें इसमें करना क्या है, महिलाओं की जितनी भी सभी उद्योगों को मिलाकर रात्रि पाली में कार्यरत महिलाओं की अनुमानित औसत संख्या पूछी गई। तो हमें क्या करना है, जितनी भी महिलाओं का परसेंटेज दिया गया है उसको ऐड करना है और उसका जो है हमें औसत निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में एक शहर में आईटी खेल। दोस्तों फिर से सेम चीज़ दोहराई गई है और उसके बाद हमारा जो सेम परसेंटेज है वो दिया गया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में भी सेम चीज़ पूछी गई है हमारा दूसरी पाली के लिए। सभी उद्योगों का मिलाकर और रात्रि पाली में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या, सिर्फ कुल संख्या पूछी गई। तो दोस्तों जितना भी प्रतिशत दिया गया है उसको हम लोग जोड़ के जो टोटल हमारा 80,500 है उसका हम लोग प्रतिशत निकाल लेंगे, हमारी कुल संख्या निकल आएगी। हमारे अगला क्वेश्चन में सेम चीज़ रिपीट की गई है। फिर से ये सारणी हर क्वेश्चन में बार बार रिपीट की गई है। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, खेल उद्योग में रात्रि पाली में कार्यरत महिलाओं की संख्या सभी उद्योगों में मिलाकर रात्रि पाली में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। दोस्तों इसमें जो जैसे कि मैंने हर वीडियो में कहा है कि क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है। बहुत हड़बड़ाहट में अगर आप लोग मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अगर आपकी मैथ या रीजनिंग कमज़ोर होगी तो आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़ी भी प्रैक्टिस की है और आप लोग बहुत पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस लाइन बाय लाइन फॉलो करते जाना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। दोस्तों जैसे कि इसमें क्या दिया गया है, खेल उद्योग में रात्रि पाली में कार्यरत महिलाओं, खेल उद्योग दोस्तों आप लोग देख सकते हैं खेल में जो महिलाएं हैं उनका 20%। और दोस्तों उसके बाद क्या पूछा गया है, महिलाओं की संख्या सभी उद्योगों में मिलाकर जो रात्रि पाली में, मतलब जो रात्रि पाली में टोटल जितने भी उद्योग हैं उनमें जितने भी व्यक्ति हैं उनसे हमें उनकी जो कुल संख्या है उसका ये जो खेल उद्योग में रात्रि पाली में महिलाएं हैं उनका प्रतिशत निकालना। दोस्तों तो ये जो महिलाओं का प्रतिशत होगा इसको हम लोग बटे के ऊपर रखेंगे और ये जो रात्रि में व्यक्तियों की कुल संख्या होगी उसको नीचे रखेंगे और इंटू में हम लोग 100 कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में एक शहर में आईटी खेल कॉल सेंटर विक्रय बैंकिंग, सेम सारणी हमें फिर से बताई गई है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन देखते हैं, सभी उद्योगों में मिलाकर रात्रि पाली में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या व महिलाओं की कुल संख्या के बीच का अंतर। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, एक तरफ हमें महिलाओं की टोटल संख्या दी गई है तो पहले हम लोग महिलाओं की संख्या क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 100 में जितना भी कम होगा वो हमारी पुरुषों की संख्या होगी। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग पुरुषों की संख्या को जोड़ेंगे, दूसरी तरफ महिलाओं की संख्या को जोड़ेंगे और फिर उन्हें आपस में घटा देंगे तो उनके बीच का जो अंतर होगा वही हमारा आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किन तरीकों के लिए पैडलेट या ऑनलाइन उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, ABCD। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। पैडलेट का प्रयोग आभासी दीवार निर्मित करने के लिए, फाइलों को अपलोड करने के लिए, सहयोगात्मक कार्य के लिए, चित्रों एवं पाठों को पोस्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जो आपका सपना है उसके लिए थोड़ा मेहनत करें और रिवीज़न अच्छे से करें क्योंकि 6 तारीख से ही एग्ज़ाम्स हैं और हमारे पास अभी टाइम कम बचा है, इसीलिए रिवीज़न आप लोग बहुत अच्छा करिए। अगला क्वेश्चन है, कथन पहला है, GSAT-30 सैटेलाइट का प्रयोग स्वयं प्रभा
द्वारा डीटीएच चैनलों पर कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। कथन दूसरा है स्वयं प्रभा के कार्यक्रम 24/7 के आधार पर उपलब्ध है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसका डी ऑप्शन सही होगा। कथन पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। GSAT-15 सैटेलाइट का प्रयोग स्वयं प्रभा द्वारा डीटीएच चैनलों पर कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है और स्वयं प्रभा के कार्यक्रम 24/7 के आधार पर उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम वक्र में निम्नलिखित में से कौन सा काल उन्नति का काल नहीं है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, प्लेट्यू। अधिगम वक्र में प्लेट्यू का काल उन्नति का काल नहीं है, जबकि अनियमित प्रगति लहर आरंभिक अवस्था उन्नति के काल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम के शिक्षा शास्त्र संबंधी तत्वों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ए दिया गया तैयारी, बी साहचर्य, सी प्रस्तुतिकरण, डी अनुप्रयोग और ई सामान्यीकरण। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी है, ए सी बी ई डी। ये देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम के शिक्षा शास्त्र संबंधी तत्वों का व्यवस्थित अनुक्रम ए है, पहला है तैयारी, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है साहचर्य, चौथा है सामान्यीकरण और पांचवा है अनुप्रयोग। दोस्तों इसके साथ ही मैं RO ARO और UPPCS प्रीलिम्स के लिए भी PYQs लाने वाली हूँ। तो जो लोग भी उसकी तैयारी भी करना चाहते हैं तो वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि मैं यूथ कंपटीशन की बुक पहले स्टार्ट करूं, जिसमें से सारे UPPCS के जितने भी आज तक यूपी के एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे PYQ मिल जाएंगे, या घटना चक्र, जिसमें जैसे कि आप लोगों को पता होगा घटना चक्र की भी मैं एक रिव्यू वीडियो बना चुकी हूँ और यूथ कंपटीशन की भी एक रिव्यू वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें सारी बुक्स को मैंने अच्छे से समझाया है, दिखाया है। तो आप लोग एक बार वो वीडियो देख के सजेशन ज़रूर दें कि सबसे पहले मैं कौन सी बुक्स स्टार्ट करूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कथन वाला। कथन पहला है, प्रविष्टि व्यवहार का आशय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत अधिगमकर्ताओं के कार्यकलापों एवं अनुक्रियाओं से है। और कथन दूसरा है, अंतस्थ व्यवहार का आशय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पूर्व अधिगमकर्ताओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कथन पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। प्रविष्टि व्यवहार का आशय शिक्षण अधिगम के पूर्व अधिगमकर्ताओं के कार्यकलापों एवं अनुक्रियाओं से है। अंतस्थ व्यवहार का आशय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद अधिगमकर्ताओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से है, अतः दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब तर्कणा की एक प्रक्रिया में प्रेक्षण के बाद सिद्धांत प्राकल्पना और व्याख्या आते हैं तो शोध के प्रति इस उपागम को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, आगमनात्मक। जब तर्कना की एक प्रक्रिया में प्रेक्षण के बाद सिद्धांत प्राकल्पना और व्याख्या आते हैं तो शोध के प्रति उस उपागत को आगमनात्मक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि विद्यमान अभिलेखों और अन्य सामग्री के विश्लेषण द्वारा व्यवहार और अभिवृत्तियों का पता लगाने के लिए शोध किया जाता है तो यह किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पुरालेखीय शोध। यदि विद्यमान अभिलेखों और अन्य सामग्री के विश्लेषण द्वारा व्यवहार और अभिवृत्तियों का पता लगाने के लिए शोध किया जाता है तो यह पुरालेखीय शोध के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एक व्यक्ति की पोशाक उसके मतदान व्यवहार को प्रतिबिंबित या पूर्वानुमित नहीं करती है तो यह किसके बारे में पूर्व धारणा है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी होगा, शून्य सह संबंध। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेब आधारित शोध के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? ए, इसमें समय की बचत होती है, बी, इसमें प्रतिभागी अपनी सुविधा अनुसार कार्य में जुड़ सकता है, सी, इसमें दत्त संग्रह स्वतः और तथा यथातथ्य होता है, डी, इसमें लघु प्रतिचयन आवश्यक है और ई, प्रतिभागियों को अत्यधिक भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ए,
बी सी, ओनली ए बी सी। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन पहला है, सर्वेक्षण शोध में उन जवाबदाताओं को अधिक बड़ी संख्या में प्रति चयन का लाभ होता है जिनका शोध के लिए चयन किया जाता है। और दूसरा दोस्तों कथन है इसका, अपने स्वयं के सर्वेक्षण का प्रबंध करने वाले शोधकर्ताओं के समक्ष स्वयं द्वारा इसे करने को छोड़कर अनेक विकल्प नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी होगा। इसका पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है और इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों वो गलत है। सर्वेक्षण शोध में उन जवाबदाताओं की अधिक बड़ी संख्या में प्रति चयन का लाभ होता है जिसका शोध के लिए चयन किया जाता है और अपने स्वयं के सर्वेक्षण का प्रबंध करने वाले शोधकर्ताओं के समक्ष स्वयं द्वारा इसे करने को छोड़कर अनेक विकल्प होते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, लोग संप्रेषित संदेशों को निम्नलिखित में से किसके अनुसार देखते हैं दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों बी है, सांस्कृतिक मूल्य। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण में एक राजनीतिक अवधारणा व्यक्तिवाद के सिद्धांत की किस रूप में पहचान की जाती है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, विचारधारा। संप्रेषण में एक राजनीतिक अवधारणा व्यक्तिवाद के सिद्धांत की विचारधारा के रूप में पहचान की जाती है और व्यक्तिगत विचारधारा अपने विचार को अपने तरीके से व्यक्त करने का एक प्रकार होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, संप्रेषण में व्यवहारवादी मॉडल निदर्श किन पर बल देता है। ए है, व्यवहार सामाजिक स्थितियों में सीखे जाते हैं। बी है, व्यवहार केवल बाह्य स्थितियों में सीखे जाते हैं। सी है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति महत्वपूर्ण है। डी, व्यक्ति की मानसिक स्थिति अमहत्वपूर्ण है। और ई है, सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए संप्रेषण तकनीकों में मौखिक और अमौखिक संदेश दोनों सम्मिलित हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी, ए सी ई, केवल ए सी ई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दैनिक जीवन के प्राचीन प्रतिमान में संप्रेषण से संबंधित कौन से तत्व हैं। ए है, शरीर क्रियात्मक। बी है, आर्थिक। सी, नीतिपरक। डी, आत्मसिद्धि। और ई है, अहम के टकराव। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कथन नीचे दो कथन दिए गए हैं और इनमें सही या गलत बताना है। तो पहला कथन है, जनसंचार माध्यम या मास मीडिया तथ्यों और अभिमतों की आपूर्ति कर ग्राहकों को निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। और कथन दूसरा है, मास मीडिया द्वारा सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने के लिए तथ्यों और अभिमतों को दबाया छिपाया जाना चाहिए। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कथन पहला सत्य है लेकिन दोस्तों कथन जो दूसरा है इसका वो असत्य है। जनसंचार माध्यम तथ्यों और अभिमतों की आपूर्ति कर ऑडियंस को निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। मास मीडिया द्वारा सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने के लिए तथ्यों एवं अभिमतों को दबाना या छिपाना नहीं चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, ए बी सी और डी सभी पृथक पृथक व्यक्ति हैं, उनके संबंधों का विवरण निम्न अनुसार है। ए है, बी की पुत्री ए है। सी, दूसरा है, सी का पुत्र बी है। और तीसरा है, डी का पिता सी है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी होगा। यदि बी की पुत्री पी है तो ए और पी बहनें हैं। दोस्तों व्याख्या में आप लोग ये डायग्राम भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये हमारा शायद मैथ का क्वेश्चन आ गया है। 2100 व्यक्तियों के एक समूह में खिलाड़ी और उनके प्रशिक्षक हैं। प्रत्येक 14 खिलाड़ियों पर एक प्रशिक्षक है। समूह में कुल कितने प्रशिक्षक हैं। दोस्तों मैथ के क्वेश्चन के लिए मैं इसमें लिख नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बोल के क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ और आप लोगों को इसकी ट्रिक्स समझाने की कोशिश करूँ, इजी ट्रिक्स, जिससे हमारे क्वेश्चन 10 सेकंड में भी सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है बस वही करते जाना है। 2100 व्यक्तियों का एक समूह है। समूह में खिलाड़ी और उनके प्रशिक्षक हैं। 2100 व्यक्तियों के एक समूह में प्रशिक्षक यानी कोच भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। प्रत्येक जो 14 खिलाड़ियों पर एक प्रशिक्षक है दोस्तों। और समूह में कुल कितने प्रशिक्षक हैं। सिंपल सी बात है, हमें 2100 में से हर 14 खिलाड़ी पे एक प्रशिक्षक दिया गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ऐसे देखिए,
एक 14 खिलाड़ी हैं प्लस एक शिक्षक है, यानी 15 लोगों की एक टीम है कहीं ना कहीं दोस्तों। तो 2100/15 कर देंगे तो टोटल हमारे कोच कितने हैं वो निकल आएंगे दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी हमारा रीजनिंग की श्रृंखला से है। नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करती है? तो दोस्तों जब हम लोग पहले तो सारणी देखेंगे, जो सारणी है उसमें कहीं ना कहीं एक लगभग नंबर बढ़ते जा रहे हैं, लगभग समान अंतराल से नंबर बढ़ रहे हैं। तो इसका बीच का जो अंतर है पहले हम लोग वो देखते हैं। जैसे कि ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, सारे नंबर्स लिख के इनके बीच का जितना भी अंतर है वो लिखते जाते हैं कि सारणी प्लस में जा रही है या माइनस में जा रही है। उसके बाद फिर अगर आपको उतने से अंदाज़ा, पहली बात तो हमें इतने से भी अंदाज़ा लग गया कि पहले +4 हुआ, फिर +6, फिर +8, फिर +10, यानी उसके बाद सब में 2-2 जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा इसका भी आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, करण के जन्म उसके माता पिता के विवाह के 3 वर्ष पश्चात हुआ था। उसके पिता उसकी माता से 6 वर्ष बड़े हैं, परंतु वे करण से 26 वर्ष बड़े हैं, जो आज की तारीख में 12 वर्ष की आयु का है। उसकी माता का विवाह किस आयु में हुआ था? तो दोस्तों इसमें क्या करना है हम लोगों को, पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर समझना है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। करण के माता पिता का विवाह जब हुआ तो करण 3 वर्ष के बाद पैदा हुआ, ठीक है, और उसके पिता माता से 6 वर्ष बड़े हैं, परंतु वे करण से 26 वर्ष बड़े हैं, यानी कि उसकी जो माता होंगी वो कितनी बड़ी होंगी, 20 वर्ष बड़ी होंगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो उसके जो पिता हैं उसकी माता से 6 वर्ष बड़े हैं और उस अपने पुत्र से वो 26 वर्ष बड़े हैं, तो यानी उसकी माता जो होंगी वो उससे 20 वर्ष बड़ी होंगी, और 20 वर्ष बड़ी हैं तो जो आज की तारीख में 12 वर्ष का है, तो उसकी माता का विवाह। तो दोस्तों अगर उसकी माता की आयु 20 वर्ष है जब वो पैदा हुआ था, तो 3 वर्ष बाद वो पैदा हुआ है, तो विवाह के टाइम पे उसकी माता की आयु कितनी होगी, 17 वर्ष। सिंपल सा है, बस जो बोल रहा है वो हमने समझ लिया, हमारा आंसर अपने आप निकल आया। चलिए हम लोग आगे इसके ऑप्शन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, ऑप्शन तो देख लें उसमें है कि नहीं है। ये देखिए दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही होगा, 17 वर्ष। बाकी आप लोग इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक विद्यार्थी से एक संख्या के आधे भाग को 5 से विभाजित करने और दूसरे अर्ध भाग को 3 से विभाजित कर तत्पश्चात दोनों मात्राओं का योग करने के लिए कहा गया है। यह सब करने के स्थान पर विद्यार्थी ने प्रदत्त संख्या को 4 से विभाजित किया, जिसका परिणाम सही मूल्य से 5 कम था। आरंभिक संख्या कौन सी थी? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, 300। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्ति में कौन सा तार्किक दोष है? नास्तिकवादियों ने यह प्रमाणित नहीं किया कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। पराज्ञान मूलक युक्ति, अपील टू इग्नोरेंस। पराज्ञान मूलक युक्ति जिसे अज्ञानता के लिए अपील के रूप में जाना जाता है, और औपचारिक तर्क में एक भ्रम है। यह दावा करता है कि एक प्रस्ताव सत्य है क्योंकि यह अभी तक गलत साबित नहीं हुआ है। प्रश्नानुसार युक्ति में पराज्ञान मूलक युक्ति का तार्किक दोष है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चूंकि सभी प्रोफेसर समक्ष हैं और कोई भी समक्ष व्यक्ति अल्पवैतनिक नहीं है, इसलिए कोई भी प्रोफेसर अल्पवैतनिक नहीं है। उपयुक्त युक्ति में कौन सा तर्क दोष है? तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन सही होगा, अव्याप्त हेतु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य हैं? ए है, कोई भी दर्शन शास्त्री अल्पवैतनिक अध्येता नहीं है। बी है, सभी दर्शन शास्त्री गैर अल्पवैतनिक अध्येता हैं। सी है, कोई भी अल्पवैतनिक अध्येता दर्शन शास्त्री नहीं है। डी है, सभी गैर अल्पवैतनिक अध्येता गैर दर्शन शास्त्री हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा दोस्तों, ए बी सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन ना तो दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं, ना ही दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं?
तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं। ए दिया गया है सभी ब्रेड पोषक हैं, बी है कुछ ब्रेड पोषक हैं, सी है कुछ ब्रेड पोषक नहीं है, और डी कोई भी ब्रेड पोषक नहीं है। तो दोस्तों अगर इसका ए ऑप्शन देखेंगे कि सभी ब्रेड पोषक हैं, बट इसका सी वाला देखेंगे कि कुछ ब्रेड पोषक नहीं है, तो इन दोनों का हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ये दोनों ही एक साथ कभी भी सही नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों गलत भी नहीं हो सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। इसका हम लोग जैसे कि डायग्राम भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शास्त्रीय भारतीय तर्कमत या न्याय के अनुसार निम्नलिखित में से किस कथन में विरुद्ध तर्क दोष है? इसका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ए ऑप्शन, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। पहला स्टेटमेंट है ASCII चिन्ह कूटबद्ध करने की योजना है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन का परिवर्णी शब्द है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा। कथन पहला असत्य है लेकिन दूसरा कथन सत्य है। और दोस्तों दूसरे कथन में ये पूछा गया है 3.7.25। उसके बाद हमारी ये डिजिट पूरे दी गई है, ये सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम बाह्य युक्तियां नियंत्रित करता है और वायरसों से सुरक्षा प्रदान करता है। और कथन दूसरा है वर्ड प्रोसेसिंग और डेस्कटॉप पब्लिशिंग में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पद पेज लेआउट से संबंधित है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा। कथन पहला और दूसरा दोनों ही असत्य हैं। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बाह्य युक्तियां नियंत्रित करता है लेकिन वायरसों से सुरक्षा नहीं प्रदान करता। वर्ड प्रोसेसिंग और डेस्कटॉप पब्लिशिंग में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पद पेज लेआउट से नहीं संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन से फाइल फॉर्मेट केवल टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट को अंतर्विष्ट करते हैं? ए है PDF, बी है CSV, सी है GIF, डी है RTF और ई है TXT। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, BDE। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर MS पावर पॉइंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों इसका ए दिया गया है स्लाइड पर वस्तु जिसमें पाठ चित्र एवं अधिक वस्तुएं होती हैं वे प्लेस होल्डर्स कहलाती हैं। बी है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ MS पावर पॉइंट स्वतः खुल जाता है। सी है वह क्यू जो स्लाइडों के लघु रूप प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को प्रदर्शित करता है उसे स्लाइड सॉर्टर व्यू कहते हैं। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा, केवल ए और सी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पीड में शामिल एक लोकप्रिय प्रदर्शन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रथम संस्करण मई ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। इसमें स्लाइड वस्तु जिनमें पाठ चित्र एवं अधिक वस्तुएं होती हैं वे प्लेस होल्डर्स कहलाती हैं। वह व्यू जो स्लाइडों के लघु रूप प्रदर्शित करता है उसे स्लाइड सॉर्टर व्यू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन पहला है फाइबर ऑप्टिक केबल डाटा संप्रेषण के लिए प्रकाश स्पंद का प्रयोग करती है और छोटे भवन में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और कथन दूसरा है URL इंटरनेट पर वेब एड्रेस का पता लगाने के लिए वेब ब्राउज़रों द्वारा प्रयुक्त पाठ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी। पहला स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है। फाइबर ऑप्टिक केबल डाटा संप्रेषण के लिए प्रकाश स्पंद का प्रयोग नहीं करता है। यह कंप्यूटरों की जोड़ने में सहायता करता है और URL इंटरनेट पर वेब एड्रेस का पता लगाने के लिए वेब ब्राउज़र द्वारा प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संदूषित जलाशयों के कारण जैव आवर्धन का सही अनुक्रम कौन सा है? ए मानव, बी प्राणी प्लवक, सी बैक्टीरिया, डी मछली। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी CBDA।
बैक्टीरिया, प्राणी प्लवक, मछली एंड मानव। तो अगला क्वेश्चन है, जल शोधन की वातन प्रविधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे हटाने के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, अस्थिर कार्बनिक यौगिक। सॉरी ये गलत टाइप हुआ है, गलत प्रिंट हुआ है, अस्थिर कार्बनिक यौगिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट पहला है, वायु गुणवत्ता सूचकांक को एक दिए गए दिन की वायु गुणवत्ता के समग्र मूल्यांकन के बारे में जनता को विवरण बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। स्टेटमेंट दूसरा है, वायु गुणवत्ता सूचकांक उस एक एवज संख्या में मापदंड संबंधी किन्हीं दो प्रदूषकों की वायु गुणवत्ता के तत्व को समाकलित करता है जो नगरीय क्षेत्र की वायु गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी होगा। कथन पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। वायु गुणवत्ता सूचकांक को एक दिए गए दिन की वायु गुणवत्ता के समग्र मूल्यांकन के बारे में जनता का विवरण बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक उस एक संख्या में मापदंड संबंधी 8 वायु प्रदूषकों को समाकलित करता है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेलों के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो दोस्तों ए है कार्बनिक सौर सेल, बी है नैनो कण सौर सेल, सी है तात्विक सौर सेल, डी है प्लास्टिक सौर सेल और ई है आणविक सौर सेल। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, केवल ए बी डी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जब प्रवाही जल की छोटी नदिकाएं एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और मृदा में कटाव से छोटे जलमार्ग बनाती हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, क्षुद्र सरिता अपरदन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष एक सकल नामांकन अनुपात GER को 50% की सीमा तक प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 2035। निम्नलिखित किस मॉडल या प्रतिमान पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाना चाहिए? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, लंदन विश्वविद्यालय। लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट वाला है। पहला स्टेटमेंट है, NITI आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है। तो दूसरा कथन है, NITI भारत सरकार का एक नीति विचारक मॉडल है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ए। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें स्टेटमेंट पहला है, UGC CARE सूची 1 में वे जर्नल सम्मिलित हैं जिन्हें CARE प्रोटोकॉल के माध्यम से अहर्रक पाया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है, UGC CARE सूची द्वितीय में वैश्विक रूप में मान्य डेटाबेसों में सूचीबद्ध जर्नल सम्मिलित हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। UGC CAII सूची 1 में वे जर्नल होते हैं जो CAIE प्रोटोकॉल के माध्यम से अहर्रक होते हैं। इसमें वैश्विक रूप से मान्य डेटाबेसों में सूचीबद्ध जर्नल शामिल होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, मूक के अंतर्गत अनुदेश अभिकल्पन प्रणाली के तर्क संगत सोपान निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए है नीति विश्लेषण, बी है आवश्यकता विश्लेषण, सी है विषय वस्तु विश्लेषण, डी है अधिगमकर्ता विश्लेषण और ई है नियत कार्य विश्लेषण। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, केवल बी सी डी। दोस्तों इसके बाद हमारा पैसेज आ जाएगा जो गद्यांश दिया जाता है और 5 क्वेश्चन हमारे। दोस्तों लास्ट के जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पैसेज से पूछे जाते हैं। तो हमें जो पैसेज के 5 क्वेश्चन अगर सही करने तो हमें इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसलिए मैंने आपको सारे पैसेज में पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे सारा पैसेज दिखा देती हूँ और क्वेश्चन
पढ़ के उसके आंसर बता देती हूँ, लेकिन आप लोग अच्छे से ये पैसेज को पढ़ के इसकी जो क्वेश्चंस है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि क्योंकि ये पैसेज या क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं कभी भी, लेकिन हाँ इससे आपको पैसेज को कैसे एनालाइज करके इसके आंसर कैसे निकालने हैं इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो पैसेज से ही पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों में घर परिवारों पर अत्यधिक उच्च उधारियां थीं? तो ए है पुर्तगाल, बी है आयरलैंड, सी है ग्रीस और डी है स्पेन। इसका सही ऑप्शन डी होगा, ए बी डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्टेटमेंट में है, ऋण संकट से सर्वाधिक धनाढ्य यूरोपीय देशों को प्रभावित नहीं किया है। और कथन दूसरा है, ऋण संकट ने केवल कर्जदारों के लिए खतरा उत्पन्न किया है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा दोनों ही असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश 2008 में मुख्य यूरोजोन कर्जदान थे? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, यूनान और पुर्तगाल। तो दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही होगा, बी डी ई। दोस्तों मैंने चैनल में अपना इसी वीडियो के नीचे अपने सारे प्लेलिस्ट के लिंक भी दे दी है और टेलीग्राम लिंक भी दे दिए हैं। तो जिनको पीडीएफ वगैरह से जुड़ना है वो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा रीज़न या कारण के रूप में। तो इसका अभिकथन है, वर्ष 2008 में यूरोप वैश्विक वित्तीय संकट के प्रति काफ़ी शीघ्र प्रभाव या प्रवण था। और कारण है, इस वैश्विक वित्तीय संकट ने यूरोप में तत्काल ही एक प्रमुख ऋण संकट का मार्ग प्रशस्त किया है। इसका ये ऑप्शन सही होगा, वर्ष 2008 में यूरोप वैश्विक वित्तीय संकट के प्रति काफ़ी शीघ्र प्रभाव प्रवण था और इस वैश्विक वित्तीय संकट ने यूरोप में तत्काल ही एक प्रमुख ऋण संकट का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कर्जदारों द्वारा ऋण अदायगी में विफलता से किनके लिए जोखिम उत्पन्न किया होता? तो ए है पेंशन फंड्स के लिए, बी है निवेशकों के लिए, सी है उत्तरी यूरोपीय बैंकों के लिए। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों डी होगा, ए बी सी। दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं तक थी और इसके हमने सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।